नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा बेहद खास शो जो अपने व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए हम लेकर आते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक सही डायरेक्शन देने में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी कंफ्यूजन अगर हमारे व्यूअर्स के पास है उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड, फंड चॉइसेस को लेकर कोई भी उलझन है तो उन तमाम उलझनों को योर मनी सुलझाता है। तरीका बेहद आसान है। आप एक फोन कॉल के थ्रू, एक व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू इस शो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियोज पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nwt.com। फेसबुक और एक्स पर इस शो को आप लाइव देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ है मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग। मोहित नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल। हालांकि जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं मोहित, एक बहुत ही कंसेंसस व्यू ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का रहता है कि एसआईपी को हमेशा कंटिन्यू रखें, चाहे खराब मार्केट हो चाहे बेहतर मार्केट हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो वीक मार्केट से डरते हुए रुक जाते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो वीक मार्केट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट कंसीडरिंग यूएस ईरान डील हुई है, पेपर्स भी फाइनली साइन होंगे और मार्केट्स का मूड बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले कुछ सेशंस अगर हम देखें तो मार्केट्स में हमने इस हफ्ते कंसिस्टेंटली बाइंग इमर्ज होती हुई देखी है। तो एक इन्वेस्टर्स की आइडियल अप्रोच इस समय इन्वेस्टिंग को लेकर मार्केट्स में क्या होनी चाहिए, अपने एसआईपीज को लेकर क्या होनी चाहिए? क्या ये समय है कि अब जो भी इन्वेस्टर्स बैकफुट पर थे वो आगे आए, अपनी एसआईपीज को अग्रेसिवली बढ़ाएं, या फिर उसी तरीके से स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टेड रहें? जी, दीपाली जी बहुत-बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, ये आखिर 3 महीने के बाद में युद्ध के जो काले बादल छाए हुए थे पूरे विश्व पे, और भारत पर जो एनर्जी क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा था, जिसके चलते मार्केट्स आपको रिटर्न नहीं दे रहे थे, वो कुछ हद तक मुझे लगता है समाप्त हो चुका है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्या इसमें अभी भी कुछ उठा-पटक हो सकती है, वो कहना बहुत मुश्किल है। बट शुक्रवार को डील साइन हो रही है, और मुझे लगता है आने वाले समय के लिए ये बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट अनिश्चितता से घबराते हैं, और यही कारण था कि मार्केट्स आपको एक रुझान नहीं दे पा रहे थे, राइट? आपको पता नहीं था कि युद्ध कितना खिंचेगा, उसके चलते ऑयल के प्राइसेस क्या हो जाएँगे, उसके चलते आपकी सप्लाईज़ हॉर्मुज़ स्ट्रेट से कितने दिन बंद रहेगी, और उसके चलते कितना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और उसके कारण ब्याज की दरें और सब चीज़ें बढ़ने की संभावना थी। तो ये सारी आशंकाएँ मार्केट लगा रहा था, और वो सारी की सारी आशंकाएँ जो थी, अब कहीं न कहीं जाकर हमें ये सुनिश्चित हो गया है कि वो शायद अब ना हो। यानी इन्फ्लेशन अब शायद इतना ना भागे, कंट्रोल में आ जाए धीरे-धीरे, और इंटरेस्ट रेट्स भी जो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ने की संभावना थी, वो भी ना बढ़े, और जो हमारे सप्लाई चेन्स अटके हुए थे वो भी रिस्टोर हो जाएँगे बहुत ही जल्दी। तो इसके चलते मुझे लगता है कि जो पिछले 3 सेशन से आपने देखा, मार्केट पूरी तरह से पूरा टर्न कर गया है और एकदम से ऊपर का रुख अपना लिया है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद शायद कोई खतरा नहीं रह गया। पिछले 2 साल से भारतीय बाज़ार ने अंडर परफ़ॉर्म किया है, तो जो वैल्यूएशंस थे आपके, वो अब कहीं पर भी हाई नहीं है, कहीं पर भी फ्रॉथी वैल्यूएशंस नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल ज़ोन पे है। इनफैक्ट लार्ज कैप्स में तो भारतीय बाज़ार के वैल्यूएशन अपने 10 साल के एवरेज के भी नीचे आ चुके हैं। मिड और स्मॉल कैप्स में आपके वैल्यूएशंस थोड़े से ज़्यादा हैं, बट अभी भी वो काफ़ी काफ़ी हद तक रीज़नेबल हो चुके हैं पिछले 2 सालों में करेक्शन के चलते। तो यहाँ पर जो भी निवेशक हैं, अगर वो साइडलाइन्स पे बैठे हुए थे, वो किसी रुख या रुझान का वेट कर रहे थे, तो मुझे लगता है ये सही समय है अब आपको इक्विटी के अंदर पूरी तरह से प्रवेश कर लेना चाहिए। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लंप सम के साथ में इक्विटी में एंटर करें। अभी भी अच्छी राय यही रहेगी कि आप अगले 6 महीने के अंदर में थोड़ा-सा स्टैगर कर कर, अगर आपके पास में लिक्विडिटी है, तो थोड़ा स्टैगर करके अगले 3 से 6 महीने के अंदर में आप मार्केट में प्रवेश करें। दूसरी बात जो आपने कहा दीपाली जी, कि जिन लोगों ने अपनी सिप रोक दी थी या डर के मारे नहीं कर रहे थे या कम कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये काफ़ी गलत एक स्टेप था, पर उसे अभी भी सही किया जा सकता है। अभी भी अगर हम देखें तो रिकॉर्ड स्तर जो निफ्टी ने देखे थे पिछले 24,600 के आसपास, उससे हम अभी भी कुछ 4-5% नीचे हैं। तो यहाँ पर आप शायद एक नया हाई बना सकते हैं, उसकी संभावना है, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जो लोग साइडलाइन्स पे थे, जिन्होंने अपनी सिप रोक दी थी, उन्हें भी अब धीरे-धीरे एंट्री करनी चाहिए। हो सके तो अपने सिप की रकम को बढ़ाकर और इस मार्केट में आपको निवेश करना शुरू करना पड़ेगा। बट वो ज़रूर बात है कि आपको अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। आप ओवरवेट इक्विटी नहीं जा सकते इस मार्केट में, तो आपको अपने एसेट एलोकेशन और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही यहाँ पर
एंट्री लेनी पड़ेगी। ओके ओके। अच्छा, एक चीज और, अगर पोर्टफोलियो पोजीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरीके की पोजीशनिंग करंट मार्केट में करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को? क्योंकि जब मार्केट्स थोड़े बिगड़े हुए थे, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे, तो मोर ऑफ सेफर पोर्टफोलियो बनाने की हम बात करते थे, मिड कैप स्मॉल कैप कंपोजिशन कम रखने की बात करते थे, या मल्टी एसेट हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन ज्यादा रखने की बात होती थी। अभी एग्जैक्टली पोर्टफोलियो पोजीशनिंग कैटेगरी वाइज कैसी की जा सकती है अगर कोई नया पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहा है? जी। देखिए, जैसा कि मैंने कहा पिछले सवाल के जवाब में कि लार्ज कैप के वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक बहुत नीचे आ चुके हैं। इनफैक्ट लार्ज कैप इंडेक्स अभी कुछ 17.5 टाइम्स मल्टीपल पे कोट कर रहा है, जो कि एवरेज कुछ 18 साढ़े 18 टाइम्स रहता था। हिस्टोरिकल 10 साल का एवरेज वो है, और इनफैक्ट अच्छे समय में हमने उस इंडेक्स में 22-24 टाइम का मल्टीपल भी देखा है। तो मुझे लगता है वहाँ बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस हो रखे हैं, और बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स ने पिछले 2-3 साल में कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो वो एक सेफ ज़ोन भी है, वहाँ पर कभी भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आता। अगर एफआईआईज़ की खरीदारी वापस आती है बाजार में, तो सबसे पहले वो लार्ज कैप में एंट्री करेंगे, और उसके चलते मुझे लगता है कि लार्ज कैप की रैली ओवरड्यू है। शायद वहीं से सभी निवेशकों को भी शुरू करना चाहिए। पहला एलोकेशन आप लार्ज कैप में बनाएं। अगर आप ठीक-ठाक तरीके से वहाँ एलोकेटेड है और थोड़ा-सा और रिस्क ले सकते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा समय है कि अब आप थोड़ा-थोड़ा एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप में भी मूव कर सकते हैं। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल नहीं है, बट फिर भी अगर हम देखें कि मिड कैप इंडेक्स करीब 28 टाइम्स मल्टीपल पे है, हिस्टोरिकली वो 24 टाइम्स मल्टीपल पे रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 25-26 टाइम्स मल्टीपल पे है, हिस्टोरिकली 22 टाइम्स मल्टीपल पे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रॉथी वैल्यूएशन नहीं है, काफ़ी हद तक रीज़नेबल है। यहाँ से ये भी संभावना है कि जो भारतीय बाजार में ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी बहुत टाइम से, शायद वो इस साल थोड़ी-सी वापस लौट के आएगी, और अगले साल काफ़ी हद तक हम डबल डिजिट ग्रोथ देख सकते हैं, यानी 10 से 15% का आंकड़ा हम ग्रोथ में भी छू सकते हैं। तो इन सब के चलते मुझे लगता है कि अगला 1 से 1.5 साल मार्केट में काफ़ी अच्छा रह सकता है, प्रोवाइडेड जियोपॉलिटिकली हम लोग स्टेबल रहे, और एनर्जी के तौर पर यानी ऑयल प्राइसेज़ में और रुपये में वहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये थोड़े से केवियाट्स रहेंगे, उन्हें आपको देखते रहना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ करंट सेटअप में ये बहुत अच्छा माहौल है, और यहाँ से निवेशकों को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स की संभावना है। ओके, तो ये रही आपके लिए एक आइडियल स्ट्रैटेजी, करंट मार्केट में क्या हो सकती है, पोर्टफोलियो पोजीशनिंग कैसे की जा सकती है। लेकिन व्यूअर से करते हैं कनेक्ट। पहले व्यूअर अजीत हमारे साथ कनेक्टेड हैं मुंबई से। अजीत नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मुझे रिव्यू करना है। दूसरा, मुझे मेरे बच्चे के लिए जो अभी 21 ईयर का है, तो उसके लिए अगर मैं 2 फंड या एक ही फंड ऐसा कौन सा दे दूं जो वो अपने आने वाले 10 साल तक वो कैरी ऑन करे। ओके ओके, आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अलावा 2 फंड्स आप अपने बेटे को देना चाहते हैं, राइट? हाँ। ओके, ठीक है। अच्छा, जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें 23,000 के सिप कर रहे हैं आप अजीत जी? बराबर। और आपने लिखा है कि 10 लाख के आसपास के आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और नजरिया आपका यहाँ से 4 साल का है। 4 साल बाद आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू 40,000 की निकासी करनी है। राइट मैम। ओके, परफेक्ट। तो 2 पार्ट हैं आपके सवाल के। पहला मैं आपका पोर्टफोलियो बता देती हूँ मोहित को। मोतिलाल ओसवाल का बीएससी एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड है 5000, देन 5000 ईच है। 3 और फंड्स में डाल रहे हैं, जिसमें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन है। 3 लाख है इनके, बंधन स्मॉल कैप में 10 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। जैसे इन्होंने मेंशन किया, इस 23,000 की सिप के साथ ये 4 इयर्स के बाद 40,000 की निकासी करनी है इनको अपनी रिटायरमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए। प्लस 2 फंड्स ये अपने बेटे को देना चाहते हैं, वो कौन से हो सकते हैं फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, बताइए। जी, अजीत जी, देखिए, पहले मैं आपके गोल्स की बात कर लेता हूँ। 4 साल में आपका रिटायरमेंट आ रहा है, और करंटली आपकी 23,000 रुपए की एसआईपी है। तो ये जो 23,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, ये मैं सिर्फ 4 साल का अगर दायरा लूँ, तो 4 साल में वो 12% की रेट से बढ़कर करीब-करीब 14 लाख के आसपास पहुँच जाएगी। आपका अभी जो करंट पोर्टफोलियो है, वो 10 लाख के आसपास है। वो बढ़कर कुछ 15,73,000 के पास पहुँच जाएगा, एंड कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो 29,73,000 का आपका पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगा, सिप की और लमसम की रकम मैं जोड़ लूँ। तो मोटा-मोटी तौर पर 30 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आप कुल 4 साल में अपने रिटायरमेंट के आसपास जमा कर लेंगे। अब आपकी आवश्यकता है यहाँ से एसडब्ल्यूपी करने की। देखिए, एसडब्ल्यूपी का आइडियल फॉर्मूला होता है कि आप 4% विड्रॉल रेट रख सकते हैं, यानी जो भी आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है रिटायरमेंट पे,
उसका आप कोशिश करिए कि 3 से 4%, उससे ज़्यादा विथड्रॉल ना करें, ताकि वो पोर्टफोलियो आपका लंबी तरह तक चलता रहे। तो यदि आपका पोर्टफोलियो 30 लाख रुपए है और मैं अगर उसपे 4% का रेट देखूँ, तो करीब-करीब 1,20,000 रुपए के आसपास की रकम जो होती है, वो आप आराम से बेझिझक होकर अगले 25-30 साल तक विथड्रॉ कर सकते हैं एनुअली। बट यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है 40,000 रुपए की, जो कि बनता है साल का करीब 4,80,000 रुपए। तो ये रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा है। अगर आपको उस तरह का विथड्रॉल करना है और मान लीजिए आप एसडब्ल्यूपी करने के लिए इस कॉर्पस को रिटायरमेंट में एक डेट फंड में या फिर एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में या फिर एक इक्विटी सेविंग्स फंड में मूव कर देंगे, वहाँ पर अगर आपको 8% की अर्निंग्स मिलती है उस फंड से, तो ये कॉर्पस आपका करीब 8 से 10 साल तक चलेगा अगर आप 40,000 रुपए विथड्रॉ करेंगे। तो मेरी राय आपसे ये रहेगी कि विथड्रॉल को हो सकता है तो थोड़ा लिमिट करिए, हो सकता है तो कॉर्पस को इमीडिएटली 60 पर विथड्रॉ करना शुरू मत करिए, अगर उसे आप 62 पर 65 तक खींच सकते हैं, कि वो थोड़ा और बड़ा हो जाए। वहाँ से अगर आप एसडब्ल्यूपी शुरू करेंगे, तो शायद आपको थोड़ा लंबे समय तक ये कॉर्पस सहायता देगा। तो ये तो हुई आपके एसडब्ल्यूपी और रिटायरमेंट की बात। जो आपका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छे फंड्स आपने ले रखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। एक एनहांस्ड वैल्यू फंड जो आपने ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में, काफ़ी बेहतरीन है, और बाकी जो 3 चॉइसेस हैं वो भी आला दर्जे की चॉइसेस हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे ही आपने अच्छे टॉप क्लास फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ले रखे हैं। तो यहाँ पर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना होगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़े से रिस्की फंड्स हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा और कंजर्वेटिव दायरा देना है, क्योंकि आप रिटायरमेंट के पास आ रहे हैं, तो यहाँ से आप ग्रेजुअली चाहें तो इनको थोड़ा-सा शिफ्ट करके लार्ज कैप में जा सकते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल देन दीज़ आर गुड फंड्स। आखिरी सवाल आपके बेटे के लिए, तो देखिए, अगर आप उन्हें ऐसा कुछ स्कीम देना चाहते हैं कि उन्हें सोचना ना पड़े, देखना ना पड़े, समझना ना पड़े, उन्हें कुछ ध्यान ना रखना पड़े और वो चलता रहे अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, तो मेरे हिसाब से उस लिहाज से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कोई अच्छा इंडेक्स फंड दे देना। तो यहाँ पर आप या तो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड एक दे सकते हैं, और दूसरा एक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड दे सकते हैं। इंडेक्स फंड की सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये पैसिव स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर आपको उसे ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है, फंड मैनेजर की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप जो इंडेक्स की बेहतरीन कंपनीज होती हैं उसका चुनाव ऑटोमेटिक होता है इंडेक्स में, और उसे आप साल दर साल रख सकते हैं। आप चाहे तो उसे कितने ही सालों तक चला सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो वो बेहतर रहेगा। अगर आपको एक्टिव स्ट्रैटेजी देखनी है तब आप मिड कैप में मे बी आप ईडलवाइज मिड कैप या इन्वेस्को मिड कैप फंड का चुनाव करें। तो ये रही आपके लिए सलाह जी आपके पोर्टफोलियो पर। रविंद्र सोनी मुंबई से कनेक्टेड है, इनसे करते हैं बातचीत। रविंद्र नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते। जो भी फंड्स हैं जो मैंने मैसेज किए हैं, आप 50 इयर्स का हो रहे हैं 3 करोड़ के। ओके, कैन यू प्लीज रिव्यू? तो आपका 15 साल का 3 करोड़ का लक्ष्य है। आपने 10 से 12% स्टेप अप करने की बात भी कही है और 3 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इज इट ट्रू? ठीक है, 30,000 आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। रिसेंटली पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है इन्होंने। और कौन कौन से फंड्स हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5600 रुपए में इनार, 5600 डाल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में, 5650 एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, 5000 एसबीआई कॉन्ट्रा, 5600 कोटक मल्टी कैप और आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी लार्ज कैप मिड 250 2850। बताइए मोहित। जी, तो रविंद्र जी देखिए, सबसे पहले आपके लक्ष्य की बात कर लेते हैं। आपका जो करंट एसआईपी है 30,300 रुपए का, और उसमें अगर आप 10% का एनुअल स्टेप अप करेंगे अगले 15 साल के लिए, तो आपका कॉर्पस करीब 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। यहाँ पर मैंने 12% की रेट अज्यूम करी है आपके रिटर्न्स के लिए। जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो अभी फिलहाल 3 लाख रुपए का है, बढ़कर कुछ 16,40,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। 2 करोड़ 70 लाख रुपए आप जमा कर लेंगे, जो कि आपका लक्ष्य 3 करोड़ का है, आप उसके आसपास पहुंच जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर कोई बहुत परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता है इन सब में। अगर आपका रिटर्न 12 की जगह 12.5 आया तब भी आप पहुंच जाएंगे, कुछ आपने थोड़ा सा और लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया तब भी आप पहुंच जाएंगे, तो आप अपने लक्ष्य के पास में हैं। कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है यहाँ पर। आपका जो फंड सिलेक्शन है वो काफी अच्छा है।
मुझे आपके फंड के अमाउंट्स का एलोकेशन समझ में नहीं आया। 5600, 2800, 50 जिस तरह से आपने एलोकेट कर रखा है। मेरे लिहाज से एक राउंड फिगर हमेशा अच्छा रहता है, बट आई एम श्योर आपकी कोई वजह रही होगी उसके लिए। तो यहाँ पर आपने एक अच्छा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ले रखा है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का मल्टी कैप है और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, एक बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो फंड चॉइसेस में कोई बुराई नहीं है। आपने कोई भी प्योर मिड, स्मॉल और लार्ज कैप फंड नहीं ले रखा है। मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी के तहत आपने मल्टी, फ्लेक्सी इन पर ज़्यादा भरोसा किया है, तो वो भी कोई गलत तरीका नहीं है। आपने वो चॉइस फंड मैनेजर को ही दे दी है जो कि किस तरह से वो लार्ज, मिड, स्मॉल का एलोकेशन चेंज करना चाहते हैं। सो व्हिच आल्सो इज़ अ गुड चॉइस। एक प्योर मिड कैप इंडेक्स फंड है व्हिच आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक चॉइस। तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको थोड़ा-सा चेंज करना है इसमें, तो एक प्योर लार्ज कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। किसी अच्छे इंडेक्स फंड को, निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को। अदरवाइज़ आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक पोर्टफोलियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तो चलिए ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बात करेंगे कुछ और व्यूअर्स से। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके तमाम क्वेरीज को कर रहे हैं हम शामिल आपके पोर्टफोलियो प्लानिंग रिलेटेड। मोहित गांग हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों को कर रहे हैं आंसर। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए सुभाष गुप्ता जयपुर से कनेक्टेड है, उनसे करते हैं बातचीत। सुभाष जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या सवाल है आपका। सुभाष जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ, ये मेरे पास कुछ फंड्स हैं, वो मैंने डिटेल्स आपको भेजी हुई है। काफी बड़ा पोर्टफोलियो आपका, लमसम और एसआईपी पोर्टफोलियो का। ये एसआईपी बताएं क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा, आपने जो बाकी डिटेल भेजी है, जी बताएं। फंड्स के बारे में पूछना है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने जो अपने पोर्टफोलियो भेजा है मोहित, उसमें एसआईपी जिन फंड्स में इन्होंने की हुई है उनमें लमसम एलोकेशन कितना हुआ है सो फार, उसकी डिटेल्स भी भेजी है। फंड्स काफी सारे हैं, 5000 ईच डाल रहे हैं, 50,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, तो यानी 10 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया कॉर्पोरेट डेट, टाटा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, एचडीएफसी लार्ज कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, आदित्य बिरला निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, एसबीआई लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप। 16-16.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है फिलहाल। जी, तो सुभाष जी देखिए, बेसिकली आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा मुझे लगता है कि ओवर डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पर उसे थोड़ा कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। मैं एक बार को आपके जो नंबर्स जिस तरह से मुझे दिख रहे हैं, पहले मैं उस पे बात कर लेता हूँ। करंटली आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपने शेयर किया है, वो 16,60,000 रुपए का है। कुछ 10 फंड्स में स्प्रेड आउट है। ओवरऑल आप जो कि आपकी एसआईपी है वो 50,000 रुपए पर महीना है, और वो भी कुछ 10 फंड्स में जा रही है। तो आइडली 6 से 7 स्कीम का पोर्टफोलियो थोड़ा ठीक रहता है। देखिए, मेरे पास में कोई बैकग्राउंड नहीं था कि आपको किस तरह का पोर्टफोलियो चाहिए। आप उसे अग्रेसिव बनाना चाहते हैं, कंजर्वेटिव बनाना चाहते हैं। अगर मैं आपकी एज को देखते हुए एक पोर्टफोलियो को अप्रोप्रिएट डायरेक्शन देने की कोशिश करूँ, तो उसे मुझे पूरा कंजर्वेटिव स्वरूप देखना पड़ेगा। बट अब मेरे पास में उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है कि आप किस तरह का पोर्टफोलियो चाहते हैं। तो मैंने इसके 2 अलग-अलग फॉर्मेट्स में सोचा है कि या तो आप इसे कंजर्वेटिव करना चाहेंगे, गिवन कि आपकी उम्र अभी जो है वो 66 वर्ष की है। तो वहाँ पर देखिए, आपका जो एक डेट फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया कॉर्पोरेट डेट फंड, आई एम श्योर आपने कुछ सोच के उसको डेट फंड को रखा है, तो उसे 5,000 रुपए की जगह आप उसकी एसआईपी को 10,000 कर सकते हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज को भी आप 5 से 10,000 पे ले जा सकते हैं। एचडीएफसी लार्ज कैप को भी आप 5 से 10,000 पर ले जा सकते हैं, और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को भी आप 5 से 10,000 पे ले जा सकते हैं, और एचडीएफसी मिड कैप को भी 5 से 10 पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंजर्वेटिव स्वरूप है, कंजर्वेटिव इन द सेंस आपके करंट पोर्टफोलियो को देखते हुए, राइट? यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपके डेट को बढ़ा दिया है थोड़ा-सा, आपका जो बैलेंस फंड था उसको बढ़ा दिया है, आपके लार्ज कैप एलोकेशन को बढ़ा दिया, और हल्का-सा आपके मिड कैप एलोकेशन को भी बढ़ा दिया है। यहाँ पर मैंने आपके जितने भी सेक्टोरल एलोकेशंस थे, डिफेंस हो गया, रियलिटी फंड हो गया, कॉन्ट्रा हो गया जो कि थीमेटिक है, और स्मॉल कैप हो गया, उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो 50,000 रुपए की एसआईपी को 5 फंड्स में स्ट्रक्चर कर दिया है, थोड़ा-सा कंजर्वेटिव स्वरूप दे दिया है, क्योंकि यहाँ मैंने डेट और बैलेंस एडवांटेज और लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ाया है। अगर आपको लगता है कि आप अग्रेसिव स्वरूप ले सकते हैं इससे थोड़ा-सा ज़्यादा, एक स्टेप ऊपर,
तो उसका जो मॉडरेट वर्जन रहेगा वो ये रहेगा कि आपका जो फ्रैंकलिन का कॉर्पोरेट डेट फंड है उसे आप 5,000 रुपए पे कायम रखें। बैलेंस एडवांटेज फंड, लार्ज कैप फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है, ये तीनों फंड्स को मैं डबल कर दूंगा, 5 से 10,000 पे ले जाऊंगा। और बाकी के जो 3 फंड थे, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड, आपका एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड एंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन तीनों की एसआईपी को भी मैं 5,000 रुपए पे कायम रखूंगा। मैं 3 एसआईपी यहाँ रोक दूंगा, एक तो डिफेंस फंड की, एक निफ्टी रियलिटी फंड की और एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की। तो मॉडरेट के अंदर में मैंने आपके जो थीमेटिक या सेक्टोरल एलोकेशन थे उनको पूरी तरह से हटा दिया है और पोजीशन को थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। तो मेरी राय आपसे यही रहेगी कि एक असेसमेंट करिए कि किस तरह का इक्विटी पोर्टफोलियो आप चाहते हैं, किस तरह का आप रिटर्न प्रोफाइल चाहते हैं और क्या लिक्विडिटी सिनेरियो और कितने टाइम का चाहते हैं। और हो सके तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में जुड़ जाइए, बिकॉज मुझे लगता है आपको उसकी जरूरत पड़ेगी शायद एक पोर्टफोलियो को अच्छा और परफेक्ट स्वरूप देने के लिए, कि आपको कैसे एज वाइज किस स्टेज पर गाइड करके कितना इक्विटी से डेट में मूव करना है, कितना और कंजर्वेटिव करना है, ये बैलेंस में मूव करना है, वो सारे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा। तो शायद किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से जुड़ने की मेरी आपको राय है। अदरवाइज मैंने आपको अपनी तरफ से जितना मैं समझ सकता था, मैंने आपको 2 फॉर्मेट्स दे दिए हैं आपके पोर्टफोलियो के। तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स। मोहित बताइए। जी दीपाली जी, देखिए कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है मेरे टॉप 4 फंड्स में। तो हमेशा ही लार्ज कैप में इंडेक्स फंड की राय रहती है और यहाँ पर या तो आप बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स ले सकते हैं या यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ले सकते हैं। दोनों ही इंडेक्स मुझे अच्छे लगते हैं। मिड कैप में एक्टिव एलोकेशन ईडलवाइज मिड कैप, यहाँ इन्वेस्को मिड कैप भी कंसिडर किया जा सकता है। स्मॉल कैप में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ पर आप चाहें तो फ्रैंकलिन स्मॉल कैप को भी कंसिडर कर सकते हैं। और एक कमोडिटीज एलोकेशन जो मुझे लगता है होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, तो वहां पर आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड की राय रहेगी। तो ये रहे मोहित के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए, पोर्टफोलियो बना सकते हैं इनकी चॉइसेस के हिसाब से। थैंक यू मोहित आने के लिए शो में। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।